स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने क्लोज टेस्ट को शुरू करने जा रहे हैं। क्लोज टेस्ट हमारे रीडिंग स्किल्स का या रीडिंग सेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में क्लोज टेस्ट पूछा जाता है और आजकल देखने को मिला है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से ज़्यादा क्लोज टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, यानी क्लोज टेस्ट को ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस पर ज़्यादा एग्जामिनर जो हैं अपने क्लोज टेस्ट पर ज़्यादा निर्भरता दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जगह क्लोज टेस्ट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है एग्जाम के अंदर? आज हम ये भी देखेंगे। जो एग्ज़ाम हमारे रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं या फिर हम कहें या फिर जो एग्ज़ाम हमारे प्री लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर क्लोज टेस्ट ज़्यादा आता है। वहाँ पर क्लोज टेस्ट क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि वहाँ पर उनको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आगे के प्रोसेस के लिए कम करनी होती है, आगे के लिए छात्राओं की संख्या कम करनी होती है, इसीलिए क्लोज टेस्ट हम देते हैं। क्लोज टेस्ट थोड़ा टिपिकल होता है, यानी थोड़ा कठिन होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मुकाबले। लेकिन अगर हम क्लोज टेस्ट को जिस तरीके से हम इस पढ़ेंगे कि क्या है क्लोज टेस्ट, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है, अगर हम ये सारे स्टेप वन बाय वन फॉलो करें, एक एक करके फॉलो करें, तो हम क्लोज टेस्ट को अच्छा कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो क्लोज टेस्ट पहली बात किसके अंदर आता है? आपका रीडिंग सेक्शन के अंदर आता है। रीडिंग सेक्शन के अंदर आने के बावजूद ये हमसे सब कुछ पूछ लेता है। ये हमसे वोकैब पूछता है, शब्दकोश या फिर हमारे शब्दों की नॉलेज को टेस्ट करेगा। हमसे पूछेगा हमें कितने वर्ड्स आते हैं, तो हम उन वर्ड्स को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं या नहीं। ये हमसे ग्रामर पूछ लेता है, और साथ में हमारी रीडिंग स्किल्स, हमारी जो रीडिंग स्किल्स हैं उनके बारे में भी ये हमसे पूछता है। तो अब हमें इस पे ध्यान देना है कि हमें क्लोज टेस्ट के लिए ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए और हमें कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट पे क्लोज टेस्ट आया है वो। तो पहले हम समझते हैं क्लोज टेस्ट होता क्या है। क्लोज टेस्ट जो होता है ये एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, राइट? तो क्लोज टेस्ट इज एन एक्सरसाइज और असेसमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ लैंग्वेज विद सर्टेन आइटम्स लाइक वर्ड, साइंस। अब हम इनको रिमूव कर देते हैं किसी भी पैराग्राफ के अंदर। सपोज यहाँ से एक पैराग्राफ शुरू होता है आपका, और उस पैराग्राफ के अंदर ये हमारा पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में से मैं जगह जगह पे शब्दों को गायब कर दे रहा हूँ, ओमिट कर दिए मैंने, यहाँ से शब्द मिटा दिए, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इन जो रिक्त स्थान है, जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, इस पे कौन से हमारे वर्ड्स आएंगे, मोस्ट सूटेबल आंसर क्या होगा। तो क्लोज टेस्ट हमारा यही होता है, यही इसका इंट्रोडक्शन है। अब क्लोज टेस्ट का पर्पस क्या है, हमसे क्यों पूछा जा रहा है क्लोज टेस्ट? वो एग्जामिनर आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन चेक करना चाहता है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो। उसके साथ आपकी वोकैबुलरी, आपके वर्ड का नॉलेज, आप शब्दों को जानते हो या नहीं जानते हो, आप शब्दों को कितना पहचान पा रहे हो, इस बारे में आपसे एग्जामिनर पूछता है। और सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है आपका कॉन्टेक्चुअल यूजेस, यानी जो भी हमें क्लोज टेस्ट दिया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है वो हमसे एग्जामिनर जानना चाहता है। अगला होता है हमारा ग्रामर स्किल्स। हमारी ग्रामर स्किल्स क्या, जो भी अब तक हमने ग्रामर पढ़ी वो हमारे क्लोज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा टेंस यूज़ होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आ रही है, ये हमें बहुत ज़रूरी है, ये हमें देखना है। वर्सेटैलिटी नेक्स्ट होता है हमारा वर्सेटैलिटी का मतलब आपकी ओवरऑल नॉलेज को क्लोज टेस्ट हमेशा पूछता है। 5वां होता है प्रमोट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी आप किसी कॉन्टेक्स्ट पे कितना सोच पा रहे हो और कौन सा वर्ड, कैसा ग्रामर उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, क्या आप ये समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी पैसेज के अंदर पास्ट टेंस में बात हो रही है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 2 आपको किस में दिए हुए हैं, 2 आपको प्रेजेंट टेंस के ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक आपको पास्ट का दिया हुआ है और एक आपको फ्यूचर का दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाएगा इसका सूटेबल आंसर कौन सा होगा। तो अब आपको यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी है कि अगर पैसेज पास्ट का है तो वर्ब या उससे रिलेटेड जैसे वर्ड्स भी पास्ट के होंगे। अब लेकिन ये सब डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, राइट? कि क्या होता है कभी पास्ट में भी फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं, वहाँ हमें इस बात पे भी ध्यान देना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है, उस पूरे सेंटेंस को समझना है जिससे वो वर्ड गायब है, और उससे पहले वाले और उससे आखिरी वाले। ये हम एक्सरसाइज में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्लोज टेस्ट कैसे पूछा जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है क्लोज टेस्ट का? क्लोज टेस्ट जो होता है वो एक पैसेज होता है, पैसेज या पैराग्राफ होता है
दैट कंटेन अ सीरीज ऑफ ब्लैंक, जिसके अंदर बहुत सारे हम फिलिंदा ब्लैंक्स दे देते हैं। जो ब्लैंक्स होते हैं वो वेरी करते हैं, कैन वेरी द मिसिंग वर्ड्स, या फिर अब हम यूजुअली क्या करना चाहेंगे, हम वोकैब आपसे टेस्ट कर सकते हैं, ग्रामर टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके कॉन्टेक्स्ट बेस्ड के ऊपर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से हम जो है ब्लैंक्स को सेट करते हैं। अगर मुझे आपको ग्रामर पूछना है तो मैं सब्जेक्ट गायब कर लूँगा, मैं एडजेक्टिव गायब कर दूंगा, मैं वर्ब गायब कर दूंगा, मैं टेंस पूछना चाहूँगा आपसे, मुझे वोकैब पूछना है तो मैं नीचे दिए हुए वर्ड की जगह से, अब मैंने कनिंग वर्ड दे दिया और कनिंग वर्ड मेरा पैसेज में है और मैंने पूछ लिया कनिंग का मतलब क्या है, चारों ऑप्शंस में से बताना है। तो इस तरीके से हमें बात करनी है। और हमने एस्टिट्यूएट वर्ड दे दिया, ये वर्ड हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वोकैब में। तो इस तरीके से अगर वर्डों को हम गायब कर देते हैं और क्लोज के अंदर पूछे जाते हैं तो वो हमारी वोकैब को पूछ रहा है। अब सबसे पहले वोकैब के बारे में, अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी वोकैब, हमारे वर्ड को लेके नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि हम अगर क्लोज टेस्ट हमारा मान लीजिए किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, क्या क्लोज टेस्ट हमारा साइंटिफिक लैंग्वेज का है, क्या क्लोज टेस्ट हमारा लिटरेचर लैंग्वेज का है, या वो कुछ किसी दूसरे लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज और लिटरेचर लैंग्वेज का मतलब है कि वो किसी साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, या किसी लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है, या किसी दूसरे सब्जेक्ट पे बेस्ड है, उसको हमें ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी वर्ड चॉइस पे भी ध्यान रखना है। यानी योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज टेस्टेड, यानी हमारे वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग और उसके मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग हमसे टेस्ट किया जाता है। यू नीड टू चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी हमें मोस्ट सुटेबल, यानी जो ज़्यादा सही हो सकता है उस जगह पे, उस रिक्त स्थान पर हमें वो चुनना है, उसका चुनाव करना है। अगला आता है हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स। हमसे अंडरलाइन करके वो पूछ सकता है जिस वर्ड को हमने यहाँ से हटाया, जो हमारा रिक्त स्थान है, इसके इस शब्द की वजह से, या फिर जो वर्ड के नीचे अगर हमने अंडरलाइन कर दिया, वहां पर हमसे पूछा जा सकता है कि इसका विलोम शब्द बताइए या पर्यायवाची, यानी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बताइए। तो इस तरीके से भी हमसे पूछ सकता है। अब सबसे ज़रूरी ग्रामर के रूल्स। किसी भी पैसेज के अंदर हम एक सेंटेंस से, देखिए पैसेज जो बनता है वो हमारे सेंटेंसेस से बनता है। अब सेंटेंसेस को हम एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं जो एक के बाद एक घटना को बता रहे होते हैं, या किसी को इंट्रोडक्शन या किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जब हमारे सेंटेंसेस बनते हैं तो सेंटेंसेस हमने अभी तक पढ़ा है वो हमारे ग्रामर के रूल से बनते हैं। किस वर्ड की प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी ये हमें सेंटेंसेस में पता चलता है। अब हम सेंटेंसेस में पता करते हैं, और ये जो प्लेसमेंट होती हैं वर्ड्स की, जो ये स्थान होते हैं वर्ड्स के, नाउन कहाँ पर आएगा, वर्ब कहाँ पर आएगा, तो ये हमें ग्रामर के रूल से होते हैं। तो ग्रामर का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। ग्रामर के रूल जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी हम फिल इन द ब्लैंक्स करें बिल्कुल सही तरीके से। कॉन्टेक्चुअल कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपको कॉम्प्रीहेंशन के बारे में नॉलेज करता है, यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट और द पैसेज। हमें सबसे पहले ओवरऑल पैसेज या कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, और फिर हमें उसके बाद वर्ड्स को लॉजिकली फिट करना होगा कि कौन सा वर्ड इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा मीनिंग दे रहा है। यानी जो जिस थीम को लेकर मैंने बात करी थी यहाँ पर वो बात करी गई है कि आपको थीम याद रखना है। जैसे हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में थीम याद रखी थी कि ये किस थीम से है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, ये किसी डिजीज़ के ऊपर है, या ये किसी और लिटरेचर का पार्ट है, ये किसी बुक की स्टोरी का हिस्सा है, या कोई स्टोरी है उसका एक छोटा सा स्टेंजा मतलब कुछ लाइनों का हमारा पैराग्राफ है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। लॉजिकल इन्फेरेंस याद रखना है। लॉजिकल इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है कि हमें सही देखना है क्या जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो लॉजिकली करेक्ट है। अगर हमारा कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर हमने वर्ड नेगेटिव वर्ड का चुनाव करा तो ये गलत होगा। हमें पॉजिटिव सेंटेंस है जो हमें पॉजिटिव मीनिंग कर रहा है तो हमें उसके हिसाब से अपने शब्दों का चुनाव करना है। कलेक्शन की बात जब हम करते हैं, कलेक्शन की बात हम करते हैं, इसका मतलब होता है या राइट कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे हम किसी वर्ड को हम राइट वर्ड सेलेक्ट करें, उसकी एक्यूरेसी पे बात करें। फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स हमसे पूछा जा सकता है। ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स और फ्रेजेस हो गए, हमारे फ्रेजल वर्ब्स हो गए। ईडियम्स होते हैं मुहावरे या लुकतियाँ। हम कुछ मुहावरे देते हैं तो वो मुहावरे क्या उस पर्टिकुलर सेंटेंस को लेकर फिक्स हैं, क्या उस बारे में ऐसी कुछ बातें हो रही है, उस तरीके से हमें ध्यान देना है। डिटरमिनर क्वांटिफायर्स, डिटरमिनर क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है? क्वांटिफायर का मतलब सम हो गया,
सम हो गया, मैनी हो गया, इस तरीके से हमारे ये होते हैं डिटर्मिनर और क्वांटिफायर। तो हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट है जिस बारे में हम ये बात कर रहे हैं, क्या ये सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके हिसाब से ये ग्रामर के रूल्स का ही पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा है या नहीं है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या फिर हमारा एडजेक्टिव जो है क्या वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ लगे हुए हैं, क्या वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, कभी वर्ब को तो नहीं कर रहे हैं, वर्ब को एडजेक्टिव कभी क्वालिफाई नहीं करते, तो वहां पर एरर हो सकती है। इस तरीके से हमें चुनना है। फिर आता है हमारा कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस। ये वही है, कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस मतलब जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे सेलेक्टेड वर्ड हैं, वो एक कंप्लीट थॉट दें या कंप्लीट आइडिया दें या एक कंसिस्टेंट आइडिया दें हमारे पैसेज को लेकर। बाकी सबसे ज़रूरी होता है आपकी पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग कि आप पैसेज से क्या समझ पा रहे हो, क्या ओवरऑल व्यू बन रहा है आपका पैराग्राफ से। अब अप्रोच है, ये तो आपके कॉन्सेप्ट हो गए, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। अब अप्रोच क्या होगी किसी भी क्लोज टेस्ट को करने की, अब उस पर हम फोकस करते हैं। मैंने कुछ आपको की पॉइंट्स दिए हैं, ये जो की पॉइंट्स है ये आपको हेल्पफुल होंगे क्लोज टेस्ट को अच्छा करने में और उसको पूरा करेक्ट करने में, यानी 100% एक्यूरेसी लाने के अंदर। रीड द एंटायर पैसेज वंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड गेट एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट। सबसे पहले लीव द ब्लैंक्स, लीव द ब्लैंक्स। अब ये क्या बात है, लीव द ब्लैंक्स? सबसे पहले आपको ब्लैंक्स नहीं देखने हैं, आप सबसे पहले बिना ब्लैंक्स के पैसेज को पूरा पढ़ेंगे और ना ही उनके कोई ऑप्शन को देखेंगे। जब आप पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो आपसे दो चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो आपको थीम पता चलेगी, थीम कि ये पैसेज किस बारे में, ओवरऑल व्यू पता चलेगा। और दूसरा आपको पता चलेगा टाइम, कि ये पैसेज प्रेजेंट के लिए लिखा गया है, फ्यूचर के लिखे गया है, ये एक फैक्ट है, पास्ट की बातें हैं, या ये जर्नल एक आइडिया है किसी राइटर का। तो ये दो चीज़ें हमें पता करनी होती है जब हम सबसे पहले फर्स्ट रन का मतलब है पहली बार जब हम पैसेज को पढ़ेंगे। फोकस ऑन द सराउंडिंग सेंटेंसेस एंड थीम ऑफ द पैसेज एंड डिड्यूस द अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस। सबसे सेकंड, तो हमने सबसे पहले थीम पे फोकस करेंगे। फोकस किस पे होगा हमारा, थीम पे। थीम पे फोकस होने के बाद जो हमारे सराउंडिंग सेंटेंसेस हैं, यानी अगर मान लीजिए मैं यहाँ से वर्ड एक गायब कर देता हूँ, ये वाला वर्ड सेंटेंस, और ये एक हमारा इसके कंटिन्यूएशन में और इसके बाद एक सेंटेंसेस है, तो जिस सेंटेंस से हमारा वर्ड गायब होता है हमें उसके आसपास के सेंटेंसेस को भी पढ़ना है ताकि हमें ओवरऑल व्यू पता चले और हमारी जो थीम है, ये जो हमारा हमने समझा है, उसका एक हमें कंप्लीट सेंस पता लगे। थर्ड होता है एलिमिनेट ऑब्वियसली इनकरेक्ट ऑप्शंस टू नैरो डाउन देयर चॉइसेस फॉर द ब्लैंक। सबसे की रूल मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एलिमिनेशन इज द की। एलिमिनेशन जब आप यूज़ करते हो, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि नकार देना, ख़त्म कर देना जो चॉइस है। अगर आपके पास 4 चॉइसेस हैं, ए, बी, सी, डी, और आपको लग रहा है बी और डी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो यानी अब आपके पास 2 चॉइसेस है, ए और सी। यहाँ से आपको मोस्ट सूटेबल आंसर लेना है। तो एलिमिनेट करिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट को हमें क्या करना है, एलिमिनेट हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग से करना है। अगर पैसेज पास्ट का है तो उसमें कोई भी प्रेजेंट की बात नहीं होगी, कोई भी फ्यूचर की बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अगर पास्ट को लेकर ऐसी कुछ बात हो रही है तो हमें और दूसरे टेंसेस के जो हमारे वर्ड्स हैं उनको हमें गायब कर देना है, और उसके बाद अगर पास्ट के ही हमारे पास टेंसेस बचते हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है और उस पर हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरीके से कौन सा वर्ड ज़्यादा यूज़ होगा। तो अब 2 चॉइसेस बची या 3 चॉइसेस बची, तब हम उसमें ज़्यादा सूटेबल कर पाएंगे। तो ये एक हमारा तरीका होता है क्लोज टेस्ट को एलिमिनेशन करने का, और एलिमिनेशन क्लोज टेस्ट में ही नहीं आता बल्कि हर जगह पूछा जाता है एलिमिनेशन। ऑब्जर्व द ग्रामर पैटर्न। अगला क्या करना है, ग्रामर के पैटर्न को ध्यान देना। यूज्ड इन द पैसेज टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। ग्रामर के पैटर्न को ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एलिमिनेशन कब यूज होगा, जब आप ग्रामर के पैटर्न को समझेंगे। इंश्योर दैट सेलेक्टेड वर्ड फिट कंटेक्चुअली एंड मेंटेन द कोहेरेंस ऑफ द पैसेज, यानी जो हमने वर्ड्स को सेलेक्ट किया है वो कॉन्टेक्चुअली पैसेज के अंदर फिट हैं, यानी उनसे अच्छा ऑप्शन नहीं है और वो पैसेज के ओवरऑल मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो इन बातों को ध्यान देना है। ये बातें जब आप ध्यान में रखेंगे तब हम आगे के पैसेज को करते हैं।
अब हमारा क्लोज वन को हमने सबसे पहले क्या बात करी, हमें पैसेज रीड करना है। ऑलमोस्ट एवरी फुल नाइट द ऑफिशियल्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड टेक पार्ट इन cautious ritual. The tribesmen watch from a safe distance as the officials the island in a boat gifts for them. The islanders come hesitantly only after the officials dumped the coconut broads them onto beach and begin away from their small island. One on some nights the tribal even up enough courage to swim up to a few feet from the boat. The official maintain that they do want to interfere with the way of life of the tribals. The island heavily on the mainland for most goods. अब आपने ये बात करी, एक अंडमान और निकोबार की बात हो रही है और ऑफिशियल्स और वहाँ की लोकल ट्राइब्स की बात हो रही है। और अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा पूरा जो हमारा सेंटेंस है, अब ये इसमें जो भी हमारी वर्ड आ रहे हैं, अब आप इसको दोबारा समझेंगे। इसको अब हमें एक एक करके समझना है। हमने सबसे पहले हमने पूरे पैसेज को पढ़ा और हमने उसको समझा कि वो किस बारे में बात हो रही है। अब ये पैसेज को लेकर किस बारे में बात हो रही है कि एवरी फुल नाइट पे ऑफिशियल्स जो हैं और द ऑफिशियल्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेक पार्ट इन कॉशियस रिचुअल्स, यानी वो किसी कॉशियस रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। टेक पार्ट यानी ये एक जर्नल स्टेटमेंट की बात हो रही है, ये जर्नल उसकी बात हो रही है, तो ये हमारी प्रेजेंट में ही बात होगी। द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, जो ट्राइब्समैन है, जो वहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं, उनको एक सेफ डिस्टेंस से देखते हैं। एज द ऑफिशियल्स द आइलैंड इन अ बोट गिफ्ट्स फॉर देम, और कुछ गिफ्ट्स उनके लिए रहते हैं। द आइलैंडर्स कम हेजिस्टेंटली ओनली आफ्टर द ऑफिशियल, आइलैंडर्स के मतलब की बात कही गई है वहाँ के लोग जो आइलैंड पे रहने वाले लोग हैं, यानी ट्राइब्स, ठीक है। हेजिस्टेंटली जो वहाँ पर कब आते हैं, जब ऑफिशियल कुछ कोकोनट्स वहाँ पर डम्प्ड यानी छोड़ जाते हैं। ब्रॉट देम ऑन टू द बीच एंड बिगिन वे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड, अब वो बीच से उठा के और वो अपने दोबारा छोटे आइलैंड्स पे जाने लगते हैं। ऑन सम नाइट्स, और किसी रातों को क्या होता है, द ट्राइबल्स इवन अप इनफ इनकरेज टू स्विम अप टू अ फ्यू फीट फ्रॉम द बोट, यानी वो बोट से उतर के कुछ फ्यू फीट तक स्विम भी करते हैं। ऑफिशियली मेंटेन, और दूसरा क्या, ऑफिशियल मेंटेन दैट दे डू वांट टू इंटरफेयर, यानी ऑफिशियली मेंटेन करते हैं कि वो इंटरफेयर करे लाइफ में, द वे ऑफ लाइफ ट्राइबल, जैसी ट्राइबल्स की लाइफ है। द आइलैंड हैविली ऑन द मेनलैंड फॉर द मोस्ट गुड, अब देखिए बात कर रहा है, जो आइलैंड होता है ये मेनलैंड पे ज्यादा क्या है, डिपेंड है, फॉर द मोस्ट गुड्स। अब हमें इनके सेलेक्टिव पैसेज को पढ़ना है। क्या है, पहला होता है अप्रोच, डिपार्ट, प्रेजेंट, एब्सेंट। अप्रोच, डिपार्ट, देखिए अप्रोच का मतलब आना, डिपार्ट का मतलब जाना, प्रेजेंट का मतलब उपस्थिति और एब्सेंट का मतलब अनुपस्थिति। अब देखना है, अब क्या बात हो रही है कि हर जो मून की फुल नाइट होती है, ऑफिशियल्स क्या होते हैं, वो टेक पार्ट करते हैं कॉशियस रिचुअल्स में। द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एज द ऑफिशियल। अब देखिए, अब ऑफिशियल अप्रोच होगा, डिपार्च होगा द आइलैंड इन अ बोट। अब क्या है, देखिए कॉशियस रिचुअल में पार्टिसिपेट करे जो ट्राइब्समैन है ना, वो उनको सेफ डिस्टेंस पे देख रहे हैं। एज द ऑफिशियल द आइलैंड इन अ बोट, फिर उसके बाद आएगा गिफ्ट्स फॉर देम। तो अब यहाँ पर हमारे दो हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हमें इनको भी चेक करना है, कमिंग, लीविंग, कैरिंग, रिलीविंग। कमिंग का मतलब होता है आना, लीविंग का मतलब जाना, कैरिंग का मतलब कुछ वस्तु कैरी करके चल रहे हो, आप लेके चल रहे हो, रिलीविंग का मतलब रिलीव हो जाना, वहां से चले जाना। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब है वो गिफ्ट को कैरी करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर गिफ्ट को कैरी करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्ड आ जाएगा कैरिंग, कैरिंग आ जाएगा। यानी द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एज द ऑफिशियल अप्रोच, जैसे ही ऑफिशियल अप्रोच करते हैं, अप्रोच द आइलैंड इन अ बोट, यानी अप्रोच यानी ऑफिशियल आते हैं, द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, जैसे जो हमारे ट्राइब्समैन हैं उनको डिस्टेंस से देखते हैं जब हमारे ऑफिशियल्स अप्रोच करते हैं आइलैंड पे, बोट पे, और उनके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, कैरिंग गिफ्ट फॉर देम। द आइलैंडर्स कम, आइलैंडर्स आ रहे हैं, हेजिटेंटली ओनली आफ्टर, वो कब आते हैं, जब हमारे ऑफिशियली क्या करेंगे, डम्प्ड करके जाएंगे कुछ कोकोनट्स, ब्रॉट दैम ऑन टू द बीच एंड बिगिन
अवे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड्स। राइट, अब हमें इसके वर्ड्स देख रहे हैं 3 एंड 4। सबसे पहले ये यहाँ पर बात हुई है, अगर हम इस सेंटेंस को देखें, द आइलैंडर्स कम हेजिटेंटली ओनली आफ्टर, कब आएंगे वो? द ऑफिशियल डम्प्ड, यानी ऑफिशियल जो है वो कोकोनट छोड़ के चले जाएंगे। गिफ्ट में यहाँ पर कोकोनट्स की बात हो रही है। देम ऑन टू अ बीच, और वो शायद उनको बीच पे लिखेंगे, एंड बिगिन अवे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड की, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड्स, अपवर्ड। तो यानी वो बात कर रहा है आने की, वो आएंगे, तो वो फॉरवर्ड आएंगे या बैकवर्ड आएंगे? तो देखिए, जब भी यहाँ पर बात हो रही है, अब आप यहाँ पर एलिमिनेशन लगाएंगे। द आइलैंडर कम, फॉरवर्ड, आगे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कोकोनट्स को लेके जाएंगे, यानी वो गिफ्ट्स को लेके जाएंगे, जो उनके लिए गिफ्ट्स आ रहा है उनको लेके जाएंगे। तो बैकवर्ड खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड। क्या होगा हमारा? फॉरवर्ड। अब आगे देखते हैं, थर्ड का हो जाएगा फॉरवर्ड। हैज, हैव, हैड, बी। अब यहां पर हमें यूज करना है वर्ब। द ऑफिशियल्स, अब ऑफिशियल्स के लिए हैज आएगा, हैव आएगा, तो यहां पर आएगा द ऑफिशियल्स हैव डम्प्ड, डम्प्ड हैव आएगा क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लूरल है। डम्प्ड द कोकोनट्स। अब उसके बाद हम फिफ्थ में देखेंगे क्या है, फॉर कोकोनट्स बाय, टू, इन और फॉर। डम्प्ड, अब हमने कोकोनट को डम्प्ड किया, डम्प्ड फॉर, उनके लिए डम्प्ड करके जा रहे हैं। डम्प्ड फॉर, क्या होगा हमारा? डम्प्ड फॉर, उनके लिए डम्प्ड किया ना। ब्रॉट फॉर देम ऑन टू द बीच एंड बिगिन अवे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड, बिगिन अवे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड। तो अब हम सिक्स्थ का देखेंगे। सिक्स्थ का क्या होगा? वॉचिंग, सीइंग, सेलिंग, और उसके बाद होगा स्टॉपिंग। यानी देखिए, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं उनको, देख रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल का मतलब जब बोट से आप जा रहे होते हो, जब आप बोट से ट्रैवल कर रहे होते हो, उसको हम बोलते हैं सेलिंग। स्टॉपिंग का मतलब रुक रहे हैं। तो अब हम इसमें अगर हम अपने सेंटेंस को देखें दोबारा, देम ऑन टू द बीच एंड बिगिन, शुरुआत करते हैं किसकी? जाने की, अवे फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड, यानी उनके स्मॉल आइलैंड से जाने की बात करते हैं। यानी उन्होंने उनको कोकोनट को डम्प्ड किया उनके लिए बीच पे, और वो वहां से चले गए, यानी सेलिंग अवे, सेलिंग अवे। तो आप बोट से ही तो जा रहे हैं, चाहे बोट से जा रहे हैं तो हम सेलिंग आएंगे। फ्रॉम देयर स्मॉल आइलैंड, उनके आइलैंड से। सम नाइट्स द ट्राइवल इवन अप, यानी ट्राइवल्स क्या करते हैं? इवन अप इनफ करेज टू स्विम अप टू अ फ्यू फीट फ्रॉम द बोट, यानी बोट से स्विम करके आते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर लीव, मस्टर, कम, प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेवेंथ की, तो सम नाइट्स द ट्राइवल इवन मस्टर अप, muster up enough courage to swim up to a few feet on the boat। अगर हम देखें इस पे few feet, अब नियर आएगा, few feet नियर होगा, अवे होगा, डिस्टेंटली होगा, करेक्ट। few feet away from the boat, यानी वो थोड़ी ही दूर रह जाते हैं बोट से। few feet away from the boat। अब नाइन्थ के ऑप्शन देख लेते हैं, नो, नाइदर, नॉट, नोर। द ऑफिशियल मेंटेन दैट दे डू नाइदर, नोर नहीं आएगा, दे डू नॉट वांट। ऑफिशियल क्या मेंटेन करते हैं? वो इंटरफेयर नहीं करते, दे डू नॉट वांट टू इंटरफेयर विद द वे ऑफ द लाइफ ट्रेवल्स, यानी ऑफिशियल्स इंटरफेयर नहीं करना चाहते। अब ये ऑफिशियल्स की बात क्या होती है, यहाँ पर आपको एक छोटी बात बताता हूँ मैं। जो अंडमान और निकोबार में है, वहाँ पर क्या है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, और भी हमारे सिविल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं वो भी हैं। तो वो क्या करते हैं, कभी कभार कुछ वहाँ पर कभी बाढ़ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो नेचुरल क्लैमिनिटीज होती है। तो कभी कभार वहाँ पर वो उनके जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार पे, ट्राइब्स के आइलैंड्स पे जाके कोकोनट हो गया या जो और भी फूड्स होते हैं उनको डंप्ड करके चले आते हैं। एक तो ये एक वहाँ का रिचुअल है, वहाँ का ये लोग ऐसे करते हैं। और कॉशियस रिचुअल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि कॉशियस रिचुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई बड़ी शिप क्लोज नहीं जाती आइलैंड के, क्योंकि वहाँ पर नीचे पानी इतना गहरा नहीं होता, तो छोटी बोटों से जाते हैं। तो जो ट्राइब्स मैन है वहाँ के, जो ट्राइबल्स हैं, जो वो ट्राइबल्स हैं जो ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं है, जो अनसिविलाइज्ड है,
उन्हें लगता है कि ये हमें हार्म करने आ रहे हैं, तो वो उन पे अटैक भी कर देते हैं। तो वो थोड़ा-सा सावधानी रखते हैं इस चीज़ को लेके। द आइलैंड डैश हेवीली ऑन द मेनलैंड फॉर द ग्रुप, यानी आइलैंड। अब हमारा 10th ऑप्शन देखना है, हमारा 10th ऑप्शन क्या कह रहा है? द आइलैंड स्पाई, रिले, ऑक्यूपाई और रिप्लाई। रिले, अब देखिए स्पाई का मतलब होता है जासूसी, ये तो सबसे पहले खत्म होगा। रिप्लाई का मतलब उत्तर देना और रिले का मतलब होता है डिपेंड होना, किसी पे निर्भरता दिखाना। तो यानी जो हमारा आइलैंड है, वो किस पे निर्भर है? वो किस पे निर्भर है? वो हमारा मेनलैंड पे निर्भर करता है। अगर हम इसको दोबारा पढ़ें, ऑलमोस्ट एवरी फुल मून नाइट द ऑफिशियल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेक पार्ट इन अ कॉशियस रिचुअल द ट्राइब्समैन वॉच फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एज द ऑफिशियल अप्रोच द आइलैंड। यानी किस तरीके का रिचुअल था? जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, तो जो ट्राइब मेंबर्स होते हैं, उनको एक सेफ डिस्टेंस से देखते हैं। जैसे ही ऑफिशियल्स आइलैंड पे बोट से आते हैं और उनके लिए गिफ्ट को कैरी करके लाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? द आइलैंडर कम फॉरवर्ड, जो आइलैंड के जो ट्राइब्स लोग हैं वो आगे आते हैं हेजिटेंटली, थोड़ा सा हिचकिचा के। ओनली आफ्टर द ऑफिशियल हैव, यानी जब वो कब आएंगे? जब हमारे ऑफिशियल्स उनके लिए कोकोनट डंप्ड करके चले जाएंगे, ब्रॉड फॉर देम, जो उनके लिए कोकोनट लेके आए उन्हें डंप्ड करेंगे onto the beach and begin sailing away from their small island, और उनके स्मॉल आइलैंड से दूर जाना शुरू कर देंगे। So on some nights, कुछ रातों तो ऐसा होता है कि जो ट्राइबल्स हैं even musters up enough courage, यानी वो थोड़ा सा इतना करेज लेके आते हैं और उनके few feet distance, यानी कुछ फीट डिस्टेंस तक, बोट से कुछ ही फीट डिस्टेंस दूर रहते हैं और वहां तक आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लाएं। तो होता है उनके अंदर उस तरीके की भावना रख के वो आगे आते हैं। तो लेकिन ऑफिशियल जो हैं वो हमेशा इस बात की मेंटेन करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो ये नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट, वो नहीं चाहते उनके वे ऑफ लाइफ में किसी भी तरीके की दखल अंदाजी दें। तो द आइलैंड रिले हेवली ऑन द मेनलैंड ऑफ मोस्ट गुड्स। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर एक बात मैं ऐड कर देता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी ये बात करी गई है। अगर हम तीन, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है हमारे, ये जो स्टेट है, हम इनको हमारे स्पेशली ट्राइबल्स वो राइट्स मिले हुए हैं इनके पर्टिकुलर जगह पे। तो यहाँ पर हम उनकी राइट्स को मतलब उनकी जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं उनको हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंटेन है और ये हमें भी मेंटेन करनी चाहिए कि किसी के वे ऑफ लाइफ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के क्लोज टेस्ट हमें आगे प्रैक्टिस करने, आगे और भी क्लोज टेस्ट करेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अगले और क्लोज टेस्ट करेंगे। तो ये बेसिकली एक रूटीन की बात करी गई है, एक रिचुअल की बात करी गई है। तो इसको मेनली हमने प्रेजेंट टेंस में लिखा है, क्योंकि ऐसा होता आ रहा है, हो रहा था, होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। उनकी हेल्प करते रहेंगे वो इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।